हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग खोज का जो 10th स्टैंडर्ड है उसका पेपर का हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर मिला होगा, आपको अच्छी तरह से आपने प्रिपरेशन की होगी और आपका पेपर भी काफी अच्छा गया होगा। ओके, सो वी विल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट खोज सेट 2 विच इज ऑन 20th ऑफ अक्टूबर। उसका फिजिक्स का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। Light is made to travel from a medium 1 to medium 3 through a medium 2 as shown in figure. So light जो है वो medium 1 से आ रही है medium 2 में और फिर जा रही है medium 3 में। So basically यहाँ पे तीन mediums है, राइट? तीन mediums है। पहले में light ray आई medium 1 से, सॉरी 1 से ही आ रही है, तो यहां से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फिर ये इधर से थोड़ी सी अंदर की तरफ बैंड हो रही है और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो रही है, राइट? सो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो मीडियम है वो इसके कंपैरिजन में ये मीडियम जो होगा वो रेयर होगा, ये मीडियम होगा वो डेंस होगा। सो आई कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, राइट? सो इसका डेंस मीडियम है N2 इज ग्रेटर देन N1। अगर हम N2 और N3 को कंपेयर करें तो आई कैन राइट कि ये जो मीडियम है, आप देख सकते हो कि लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल गई। अवे फ्रॉम नॉर्मल तब जाती है जब लाइट रे वापस रेयर मीडियम में एंट्री कर रही हो। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पहला जो मीडियम है वो रेयर है एज कंपेयर टू दिस, ये डेंस है, और नेक्स्ट जो है वो ये डेंस है और नीचे वाला रेयर है। इसके अंदर बेटा एक और इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है कि I2 इज ग्रेटर देन I1। I2 ये जो एंगल है, I2 सबसे लास्ट वाला एंगल है, I2 इज ग्रेटर देन I1 जो यहां का एंगल है, राइट? सो उसके हिसाब से मैं डायरेक्ट साइन I2 लगा दूं तो साइन I2 इज ग्रेटर देन साइन I1। ये तो सिंपल चीज हो जाएगी, राइट? जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, साइन I1 इज लेस देन साइन I2। तो ये सही बात है, साइन I2 इज ग्रेटर देन साइन I1 या तो साइन I1 इज लेस देन साइन I2, दोनों सेम होगा। सो ये करेक्ट है। साइन R1 इक्वल्स टू साइन R2। R1 देखो कौन सा है, R1 है यहां पे एंगल और R2 है यहां पे एंगल, तो ये तो बेटा मैथमेटिकली मैं बोल सकता हूं कि ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। सो R1 R2 इक्वल है तो साइन R1 और साइन R2 भी इक्वल होंगे। सो ये भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1 म्यू 2 1। ये जो चीज लिखी है म्यू 2 1, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, सो अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 तो डेंस मीडियम है, तो डेंस के कंपैरिजन में रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है। सो आई कैन राइट म्यू 2 1 जो है इट इज ग्रेटर देन 1, और म्यू 1 2 जो है वो उसका म्यू 1 2 जो है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा विच विल बी लेस देन 1। तो एक 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है और यही इनइक्वालिटी आपको दे रखी है, सो ये करेक्ट है। सेम वे में अगर 2 और 3 को कंपेयर करें, ये मीडियम 2 है ये मीडियम 3 है, 2 और 3 को कंपेयर करें, हमको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो बेटा 3 जो है वो रेयर मीडियम है, ये डेंस है, तो ये हो जाएगा लेस देन 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3 जो होगा वो इसका अपोजिट ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सो 2 3 जो है वो बड़ा होगा, 2 3 बड़ा है, तो ये भी करेक्ट दे रखा है। लास्ट 1 एंड 3 को कंपेयर करते हैं, तो बेटा 1 एंड 3 को कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक चीज इंफॉर्मेशन है कि I1 जो है वो छोटा है, I2 जो है वो बड़ा है। ओके, इसका मतलब ये जो है वो इससे कैसा है, रेयर मीडियम है। 1 से कंपैरिजन में 3 जो है वो रेयर मीडियम है। अगर 1 के कंपैरिजन में 3 रेयर मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लेस देन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3, राइट? जो कि अपना ऑप्शन नंबर 3 भी है, ऑप्शन नंबर सी भी है। तो ऑप्शन ए बी एंड सी तीनों करेक्ट है। सो अपना फाइनल आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द एंगल ऑफ डिविएशन इन अ प्रिज्म? एंगल ऑफ डिविएशन इन प्रिज्म, सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये प्रिज्म होता है, लाइट रे यहां से आ रही है, ओके, इंसिडेंट रे आई यहां पे, बेटा ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी। सो लेट्स से अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हुई, उसके बाद टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा, सॉरी यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई और उसके बाद अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होके कुछ ऐसे जाती है। सो जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है इनके बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। सो बेटा एक फेमस इक्वेशन ये आता है कि अगर यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म ए है तो
I प्लस ई इज इक्वल्स टू होता है A प्लस डेल। सो इसमें E क्या है? E है यहां से नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये जो है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पूरा एंगल ऑफ डिविएशन है और ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, राइट? सो सबसे पहले पूछा है इट इज डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस ये करेक्ट है, आई के ऊपर डिपेंडेंसी होती ही होती है। दूसरा एंगल ऑफ प्रिज्म, यस इस पे भी डिपेंडेंस होगा। एंड वेवलेंथ, सो वेवलेंथ पे भी डिपेंडेंसी होती है, कैसे होगी? बिकॉज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n है, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n है तो हम सबको पता है कि भाई अलग अलग लाइट के कंपोनेंट्स के लिए जो बेंडिंग होता है वो अलग अलग होता है। हमें पता है कि अगर हम लोग वायोलेट लाइट को भेजे तो बेंडिंग ज्यादा होगा, रेड लाइट को भेजे बेंडिंग कम होगा। सो वेवलेंथ पे डिपेंडेंसी एंगल ऑफ डेविएशन की होने वाली है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबाउट, राइट? ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर ऑल वर्चुअल इमेज। सो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? यहां पे बोला है कि इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल वर्चुअल इमेजेस। सो वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, हम लोगों ने ये पढ़ा है, वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट इमेज। अगर ये इरेक्ट है तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों होंगे पॉजिटिव, तो वर्चुअल के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव। अगर हम बात करें रियल इमेज, तो यस रियल इमेज जो होती है वो होती है इन्वर्टेड, एंड फॉर इन्वर्टेड जो मैग्निफिकेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा, बिकॉज इसमें हाइट ऑफ इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो खुद नेगेटिव बन जाएगा, बिकॉज वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट? आगे देखते हैं, सेकेंड बी पार्ट देखते हैं। द मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर, अगर आप देखोगे तो ये दोनों जो लेंस एंड मिरर है वो डाइवर्जिंग नेचर के है। कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग नेचर, कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो डाइवर्जिंग नेचर। सो डाइवर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग मिरर जो होते हैं वो इमेज जो बनाते हैं वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाते हैं। सो अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट बना रहे हैं तो इसके लिए पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आएगा। सो इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस मैग्निफिकेशन ऑफ डाइवर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग मिरर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। Whereas the magnification of convex and concave mirror, convex lens and concave mirror ये दोनों converging है। So converging जो लेंस या मिरर होते हैं वो रियल इमेज भी बना सकते हैं एज वेल एज वर्चुअल इमेज भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? सो इट magnification can be positive or negative depending on position of object before the lens or mirror। तो ये भी करेक्ट है, राइट? सो आई कैन राइट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, both A and B are true, right? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। A moving charge experience the maximum force when angle between its velocity and magnetic field is। अच्छा, इसके अंदर नॉट जो मिसप्रिंटेड है इसको आप इग्नोर करो, आपके पेपर में नॉट नहीं लिखा होगा, राइट? सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वापस क्वेश्चन। मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स व्हेन द एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। सो बेटा आप लोगों ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा, राइट? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एंड करंट, हम लोगों ने पता है एफ बी आई, एफ रिप्रेजेंट फोर्स, बी रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, आई रिप्रेजेंट करंट। सो ये तीनों जो चीज है वो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो जब अगर मान लो एक मैग्नेट ले लेता हूं जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, अगर मैं वायर को ऐसा रखूं, भाई मूविंग चार्ज की बात कर रहे हैं, मतलब वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। सो जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल हो रहा है 90 डिग्री तो मैक्सिमम फोर्स लगने वाला है, राइट? सो मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90। एक्चुअल फॉर्मूला जो है जो तुम आगे पढ़ने वाले हो वो आता है फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सो एक क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लोग फंडा पढ़ते हैं जिसके अंदर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन थीटा आता है और साइन थीटा मैक्सिमम तब होता है जब एंगल जो होता है वो 90 होता है, राइट? सो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
The bulb is connected to a battery through a resistor. If another resistor is connected in series to the first, then what happens to the brightness of the bulb? Okay, so ये अच्छा क्वेश्चन है. एक बल्ब है, वो एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है. ये बल्ब है, एक बैटरी है, थ्रू अ रेजिस्टर, मतलब एक रेजिस्टर ऑलरेडी हमने लगा के रखा है, और इस केस में उसकी कुछ ब्राइटनेस होगी. सो अभी जो ब्राइटनेस होगी वो बेसिकली उसके पावर पे डिपेंडेंट होती है. सो यहाँ पे उसका पावर, अगर मान लो वोल्टेज R है, रेजिस्टेंस R है, और इसका रेजिस्टेंस कुछ R1 है, तो करंट जो फ्लो हो रहा होगा वो करंट को मैं बोल सकता हूं टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, राइट. सो इतना करंट फ्लो हो रहा है. अब हमको पता है कि जो पावर होता है, बल्ब का जो पावर होगा, पावर हम बोल सकते हैं I²R के ऊपर डिपेंडेंट है. यहां पे बेटा जो भी कनेक्शन है वो सीरीज में है. सो करंट जो है वो हमारा I²R पे, सॉरी जो पावर है वो I²R पे डिपेंडेंट होगा. अब बोला है कि व्हाट हैपेंस इफ अनदर रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज, अगर एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे. सो जैसे ही हम एक और रेजिस्टर कनेक्ट कर देंगे तो जो टोटल करंट फ्लो होगा बैटरी में से वो डिक्रीज होगा, बिकॉज टोटल रेजिस्टेंस जो है, नेट रेजिस्टेंस है, वो इंक्रीज हो गया, तो टोटल करंट डिक्रीज होगा, राइट. और इसका जो पावर है वो करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो आई कैन राइट कि अगर करंट डिक्रीज हुआ देन पावर विल आल्सो डिक्रीजेस. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट, राइट, बिकॉज सीरीज में कनेक्शन कोई भी रेजिस्टर करोगे आप, नेट रेजिस्टेंस विल इंक्रीज ओनली. नेट रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट कम होगा, करंट कम होगा तो पावर इसका कम होगा, पावर कम होने से ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. स्टडी द सर्किट गिवन बिलो एंड डिटरमाइन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी का नेट रेजिस्टेंस निकालना है. बहुत ही इजी टॉपिक है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है. ये जो दो रेजिस्टेंस है वो हमें दिख रहा है कि पैरेलल में है, तो R एंड R अगर पैरेलल में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि R/2 इन दोनों का नेट हो जाएगा. सो यही डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा. पॉइंट A, R एंड R मिलके बन गए R/2, उसके साथ यहाँ पे एक और R है, और यहां से लेके ये पूरा एक और सर्किट है जहां पे ये R लिखा है, राइट. सो R/2 एंड R विल बी इन सीरीज. नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज हमको पता है एडिशन से आएगा. सो नेट अगर सीरीज में निकालू इन दोनों का सिर्फ, अगर मैं इन दोनों का सिर्फ सीरीज में निकालू देन इट विल बी R प्लस R/2 विच विल बी इक्वल्स टू 3R/2, राइट. सो ये दोनों मिलके 3R/2 रेजिस्टेंस है. सो अब यही सर्किट कैसे बन जाएगी. पॉइंट A, यहां से एक रेजिस्टेंस 3R/2 का, और उसके साथ नीचे R जितना रेजिस्टेंस पैरेलल में, राइट. ये दोनों पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/ इसका रेजिस्टेंस विच इज 3R/2. हम सबको पता है एलसीएम आएगा 3R, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा. सो आएगा 3 + 2 5 डिवाइडेड बाई 3R, और ये रेसिप्रोकल कर लेंगे तो R नेट की वैल्यू आ जाएगी 3R/5, राइट. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आई होप आपको समझ में आ गया हो. ओके, आगे बढ़ते हैं. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. फाइंड द पावर डेवलप्ड बाय द इंजन इन लिफ्टिंग वाटर ऑफ 2000 लीटर. सो हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है 2000 लीटर्स. बेटा यहाँ पे एक चीज आप सबको पता होनी चाहिए, 1 लीटर ऑफ वाटर will equivalent to 1 kg of water, right, because density of water जो होती है वो कुछ इस तरह से सेट होती है कि 1 लीटर वाटर which means 1 kg of water, right. so यहां पे मैं बोल सकता हूं total mass of water is 2000 kg. from a well to a depth of 20 मीटर, हमें डेप्थ दे रखी है, इसको मैं h से लिख रहा हूं 20 मीटर, और टाइम लग रहा है 20 सेकेंड. सो हम कुछ 2000 kg वाटर को यहां से कहां तक ले जा रहे हैं, 20 मीटर हाइट तक ले जा रहे हैं. सो हम बेसिकली इस वाटर को क्या दे रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh. सो हमने मींस पंप ने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की पानी को. सो मास इज 2000, g की वैल्यू हम 10 लेते हैं, h की वैल्यू 20 है. सो ये आ जाएगा 2 × 2 4, और जीरोस की अगर बात करें तो 3 और 2 5 जीरोस यहाँ पे. सो टोटल इतना जूल वर्क किया,
इतना जूल पोटेंशियल एनर्जी हमने पानी की इंक्रीज की, ओके। और ये सब करने में कितना टाइम लगा, पंप को, इंजन को, ये सब करने में 20 सेकेंड्स लगे। सो वी नो दैट पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम और वर्क डन अपॉन टाइम। So we can say power is equals to energy, which is 4 into 10 raised to 5 upon time, which is 20 seconds. So ये आ जाएगा 2 into 10 raised to 4 watt. Okay? इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20 into 10 raised to 3 watt, which can be written as 20 kilowatt. Okay? So correct option is option number B. 20 kilowatt is our final answer. Right? ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अ टोटल ऑफ 10 raised to 19 इलेक्ट्रॉन। सो हमको दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज 10 raised to 19 फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर गिवन इज 20 ओम इन 1 सेकेंड, टाइम इज गिवन एज 1 सेकेंड। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हमसे V पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर। सो वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR। यहां पे बेटा हमें क्लियरली R गिवन है बट I गिवन नहीं है। I का फॉर्मूला है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। यहां पे हमको चार्ज गिवन नहीं है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, टाइम गिवन है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं लिख सकता हूं, चार्ज को लिख सकता हूं n टाइम्स E अपॉन T। सो करंट कैन बी रिटन एज NE by T। n कितना है, n हमें पता है 10 raised to 19। एंड बेटा E क्या है, E इज अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन which is 1.6 into 10 raised to minus 19। और कितना टाइम दे रखा है, 1 सेकेंड। सो जो करंट फ्लो हो रहा है that can be written as 1.6 एम्पियर। ओके, अब हमको वोल्टेज ढूंढने के लिए I और R चाहिए था। करंट हमने ढूंढ लिया 1.6, R is given as 20। सो 1.6 into 10 करोगे तो 16 into 2 which is equals to 32 volt। So total voltage across the conductor is 32. Option number A is correct answer. Okay? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। A body cannot possess a charge of this much. भाई ये जो वैल्यू लिखी है वो लिखी है 10 to power minus 20 which is less than 10 raised to minus 19 into 1.6। मतलब ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज है ये एक इलेक्ट्रॉन के पास होती है, इससे कम चार्ज मिलना हमें पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करके एक प्रॉपर्टी होती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि एवरी चार्ज प्रेजेंट इन यूनिवर्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है, इससे कम चार्ज मिलना पॉसिबल नहीं है, राइट। सो बॉडी कैन नॉट पोजेस अ चार्ज ऑफ दिस, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज अ सब मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है एंड ये इसका रीजन भी हम लोग बोल सकते हैं। सो A and R are true but R is the correct explanation of A। ऑप्शन नंबर A is correct। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। What does a combination of convex lens of power +2 diopter and a concave lens of power -1 diopter behave as? So we know that अगर दो लेंसेस को बहुत ही पास पास लगा के रखेंगे तो जो नेट पावर आएगा उसको मैं लिख सकता हूं P1 plus P2। पहला जो पावर है वो 2 डायोप्टर का है, दूसरा जो पावर है -1 डायोप्टर का है, तो नेट पावर विल बी ऑफ 1 डायोप्टर। ओके, एंड ये +1 आ रहा है। पॉजिटिव रिप्रेजेंट्स कॉन्वेक्स लेंस, नेगेटिव रिप्रेजेंट कॉनकेव लेंस। ओके, सो जो नेट पावर आएगा वो आएगा 1 डायोप्टर एंड इट विल बिहेव एज अ कॉन्वेक्स लेंस। So option A is correct, a convex lens of power +1 diopter। Okay? So चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। The angle of deviation of a light ray when it is reflected from a surface is 120 degree। Angle of deviation is given। What is angle of deviation? So light ray is falling on a surface. If there is no surface, then light will travel in a straight line। Okay, but because of surface, light is bending, because of surface light is reflecting from the surface। Now the angle between incident ray and reflected ray, this is known as angle of deviation। Okay, if angle of incidence is I, angle of reflection is R, and we know that by law of refraction that angle I is equals to angle R। So angle I and angle R दोनों equal है। Now we can say that I plus R plus del, ये तीनों मिलके कितने हो जाएंगे? So we know that
आई प्लस आर प्लस डेल, आप ऑब्वियसली देख सकते हो स्ट्रेट लाइन है ये, सो टोटल एंगल विल बी 180 डिग्री, एंड आई एंड आर इक्वल है तो 2 टाइम्स ऑफ आई प्लस डेल कैन बी रिटन एज 180, राइट? सो डेल कैन बी रिटन एज 180 minus 2 times of incident angle. Now angle of deviation is given, it is reflected from the surface is 120, so angle of deviation given है 120, the angle of deviation is 120, so del को हम लोग 120 लिखते हैं, 120 is equals to 180 minus 2 times of I, 2 times of I इस तरफ चला जाएगा प्लस हो जाएगा, 180 इस तरफ आ जाएगा, 180 minus 120 which can be done as 60 degree, so 2I is equals to 60 degree, then the angle I is 30 degree. हमसे क्या पूछा है, what will be the angle of incidence? Correct answer is option number C, 30 degree. Okay? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, देखते हैं. An object is placed in front of a concave and a plane mirror as shown in the figure below. Okay? एक concave mirror भी है, एक plane mirror भी है. In the if the focal length of concave mirror is 25 degree, concave mirror की focal length negative होती है, so I am writing minus 15 centimeter, sorry 25 दे रखा है, sorry, so 25 है, so f is equals to minus 25 centimeter and the virtual image coincide with each other, मतलब दोनों मिरर से जो वर्चुअल इमेज बनी होगी वो एक दूसरे से कोइंसाइड हो रही है. तो तुमसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी, ये x पूछा है. तो बेटा ऐसे तो इजी है, अगर हम लोग फंडामेंटली देखें तो बहुत सिंपली तरीके से मैं कर सकता हूं. फोकल लेंथ दे रखी है, कॉनकेव मिरर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दे रखा है विच इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, and it is given in the figure that it is minus 15 centimeter. U is always negative, so minus 15 centimeter. Now by using mirror formula I can locate the image position, I can find the image position. Mirror formula is 1 by v plus 1 by u is equals to 1 upon f. So from this 1 by v is equals to 1 upon f minus 1 upon u. This can be written as u minus f upon uf, and v can be written as, reciprocal कर लेते हैं, uf by u minus f. बेटा तुम इस फॉर्मूला को भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, अपने नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो uf अपॉन u माइनस f, ताकि प्लस माइनस की मिस्टेक्स थोड़ी कम रहेगी, राइट? सो इधर से मैं v फाइंड कर लेता हूं. u गिवन इज व्हाट, माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय f इज माइनस 25, ये माइनस माइनस वैसे ही कैंसिल हो जाएगा. डिवीजन में u माइनस f, माइनस 15 माइनस 25, सो आएगा माइनस 15 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 25, 25 माइनस 15 नीचे आ जाएगा प्लस 10, ऊपर माइनस 15 इंटू माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे नेगेटिव, तो 15 इंटू 25 अपॉन 10, राइट? 15 इंटू 25 अपॉन 10. बेटा 15 इंटू 25 कितना होता है? सो हम लोग अलग से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 25 इंटू 15, राइट? 0 5 2 25 आ जाएगा, ऊपर गया 2 5 टू द 10 और 125, सो आएगा 5 5 2 7 3 37, मतलब ये जो डिवाइडेड बाय 10 है उसको गिन के करेंगे तो 37.5 मीटर, सेंटीमीटर है सारी चीज तो सेंटीमीटर, राइट? सो 37.5 सेंटीमीटर, मतलब जो फर्स्ट इमेज बनी बाय कॉनकेव मिरर इज 37.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर. सो यहाँ पे कुछ इमेज बनी होगी, थोड़ी छोटी बनेगी ऑब्वियस बात है, बट मैं इधर सॉरी एक मिनट, बोथ द वर्चुअल, हाँ. सो जो इमेज बनेगी वो एनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी, राइट? बिकॉज वी नो दैट वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इज एनलार्ज इन नेचर. सो यहाँ पे इमेज बनी होगी 37.5 फ्रॉम द कॉनकेव मिरर. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द प्लेन मिरर? सो ये डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 15 प्लस एक्स, राइट? 15 प्लस एक्स. हमको पता है कि इधर से जो इमेज बनेगी वो मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने ही सेम डिस्टेंस में बनेगी, बट हमको ये भी पता है कि बोथ द इमेजेस कोइंसाइड विद ईच अदर, मतलब ये जो इमेज होगी वो यहां से कितना दूर होगी, ये जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 15 प्लस एक्स, ये डिस्टेंस 15 प्लस एक्स है. अब अगर मैं इधर से मेजर करूं इस डिस्टेंस को, सो इधर से अगर मेजर करूं तो मुझे पता है ये 37.5 है, और वही डिस्टेंस इधर से देखें नीचे से तो x प्लस 15 प्लस एक्स, सो टोटल डिस्टेंस 15 प्लस x इज इक्वल्स टू 37.5. 15 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 37.5.
So 2x can be written as 37.5 minus 15, right? So 15 plus 7 कर दोगे, माइनस कर लेते इधर, so x की वैल्यू आ जाएगी 37.5 minus 15 divided by 2, right? So ये कितना आ जाएगा 37.5 minus 15, 30 में से अगर 15 कट करने होते तो 15 बचता, और यहाँ पे 37.5 है, मतलब 15 plus 7.5, राइट? ये आएगा 5, 7 और 5 12, 2, सो 22.5, सो ये आएगा 22.5 डिवाइडेड बाई 2, सो रफली आ जाएगा 11.25. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट? आई होप आपको ये समझ में आया होगा. मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं फटाफट से. कॉन्केव मिरर ने जो इमेज बनाई वो हमें मिरर फॉर्मूला से पता चल जाएगा. प्लेन मिरर ने जो इमेज बनाई वो हमें पता है कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस के बाद इमेज बनने वाली है. दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस हमें पता हो जाएगा, और उन दोनों को इक्वेट करके हम लोगों ने फाइनल आंसर निकाल लिया 11.25. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं. द पावर ऑफ अ लेंस यूज्ड बाय यंग पर्सन इज प्लस 0.5 डायोप्टर. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. जो पावर यूज हो रहा है वो है प्लस 0.5 डायोप्टर. आपको बेटा सिर्फ ये प्लस से ही आंसर आ जाएगा. प्लस मींस कॉन्वेक्स लेंस, एंड वी ऑल नो दैट कॉन्वेक्स लेंस कब यूज होता है, जब कोई किसी को हाइपरमेट्रोपिया होता है, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज हाइपरमेट्रोपिया. अब तुम बेटा ये बोल भी सकते हो कि करेक्ट आंसर शायद प्रेसबायोपिया भी आ सकता था, राइट? बिकॉज प्रेसबायोपिया में भी हाइपरमेट्रोपिया होता है, पास की चीजें नहीं दिखती है, बट यहां पे क्लियरली ये मेंशन हो चुका है कि यंग पर्सन, राइट? जनरली जो प्रेसबायोपिया होता है वो बिकॉज ऑफ एज होता है. अगर एज के बिना अगर लिखा है इधर कि यंग पर्सन है तो प्रेसबायोपिया नहीं आएगा, हाइपरमेट्रोपिया विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन कमेंट बिलो इन दिस यूट्यूब चैनल. हम लोग उसका पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप बता दीजिए, मेंशन कर दीजिए, हम लोग कोई भी क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर भी देंगे, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग विल द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बी मैक्सिमम? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. अब बेटा आप सबने ये चीज मिरर के प्रिज्म के केस में पढ़ा है कि व्हाइट लाइट आ रही है, सबसे ज्यादा बेंडिंग वायोलेट की होगी, सबसे कम बेंडिंग रेड की होगी. विच मीन्स वायोलेट जिसकी वेवलेंथ छोटी है उसका बेंडिंग ज्यादा होगा, रेड जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका बेंडिंग कम होगा. ये सेम कॉन्सेप्ट हम लेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मैं व्हाइट लाइट को लेंस के ऊपर भेज दूं तो अलग अलग कलर्स जो होंगे उसका बेंडिंग अलग अलग होगा. सो आई कैन राइट कि जो अगर वायोलेट लाइट आती सो इसका बेंडिंग ज्यादा होता तो पहले लेट्स से ये पैरेलल वायोलेट बीम ऑफ लाइट आ रही है और बेंडिंग ज्यादा होके यहां पे मीट कर रही है. जबकि अगर कोई दूसरी लाइट की बात करो, लेट्स से रेड कलर की लाइट से यूज करते हैं कि पैरेलल रेड लाइट आती है तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, बेंडिंग कम होता है तो ये थोड़ी सी दूर जाके मीट करेगी, राइट? सो रेड का फोकस यहां बनेगा, और अगर हम वायोलेट की बात करें तो वायोलेट का जो फोकस है वो इधर बनेगा, राइट? सो वायोलेट की फोकल लेंथ छोटी होगी बट रेड की फोकल लेंथ बड़ी होगी. फोकल लेंथ ऑफ रेड एंड फोकल लेंथ ऑफ वायोलेट. ओके, सो इसमें पूछा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग विल द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बी मैक्सिमम विल बी फॉर रेड लाइट. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ओके, राइट. ओके, सो 15 एंड लास्ट क्वेश्चन इन फिजिक्स सेक्शन. ओके, 15 क्वेश्चन क्या है? कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f प्रोड्यूस एन इमेज व्हिच इज n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. एक कॉनकेव मिरर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसने जो इमेज बनाई वो n टाइम्स इमेज बन रही है, n टाइम्स साइज, एंड इमेज इज रियल बन रही है. इसका मतलब ये हुआ कि मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव. सो आई कैन राइट मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ n, राइट? देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हिच मींस हमसे u पूछा हुआ है. What is the value of u? So it's a very simple question. हमको मैग्निफिकेशन पता चल गया. मैग्निफिकेशन मिरर में होता है माइनस वी बाई यू. माइनस वी बाई यू इज n, माइनस से माइनस कैंसल, v इज इक्वल्स टू u टाइम्स n. सिंपल, राइट? अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ f दे रखा है. सो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं 1 बाई f इज इक्वल्स टू 1 बाई v प्लस 1 बाई u.
u हमको चाहिए तो पहले f v की वैल्यू पुट कर लेते हैं, v इज इक्वल्स टू u इंटू एन प्लस 1 बाई यू। इसमें से बेटा 1 बाई यू कॉमन निकाल लेते हैं। सो अगर 1 बाई यू कॉमन निकलेगा तो बचेगा 1 बाई एन प्लस 1। ओके, इस पूरे को मैं लिख सकता हूं 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई यू। यहां पर लिख सकता हूं 1 प्लस एन बाई एन, एलसीएम ले लिया इस तरफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, u को इधर f को उधर, सो u इज इक्वल्स टू f टाइम्स n प्लस 1 बाई n। सो u की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। सो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, n प्लस 1 बाई n टाइम्स f। ओके, सो यहाँ पे बेटा फिजिक्स सेक्शन अपना कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।